नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीके जीएस और करंट अफेयर्स के लिए जो हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं उसका जो सेट नंबर 7 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स का सेट नंबर 7 है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है, स्टार्टिंग के 5 से लेके 6 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के मिलते हैं। तो पहला प्रश्न आज का आपका करंट अफेयर्स का है। आपसे पूछा गया कि संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है जापद 2021 यह किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया, इसका आपको जवाब देना है। फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो जापद का जो आयोजन था यह किन दो देशों के मध्य किया गया? तो भारत और रूस के मध्य। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत और रूस के मध्य जो है जापद 2021 का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत और रूस के। इसे आप याद कर लीजिएगा, काफी ज्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना था आपका अल सल्वाडोर। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अल सल्वाडोर, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा, अल सल्वाडोर। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला जनजाति संग्रहालय निर्मित किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, यह करंट अफेयर से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यूपी से रिलेटेड। तो यूपी में जो पहला जनजाति संग्रहालय है यह निर्मित किया जा रहा है आपका बलरामपुर में। बलरामपुर जो आपका एरिया है यह थारू जनजाति बाहुल्य एरिया है तथा यह थारू जनजातियों के लिए जो आपका बनाया जा रहा है जनजातीय संग्रहालय। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बलरामपुर। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। आपको बताना है कि वह फिल्म अभिनेता कौन है जिन्हें हाल ही में प्रतिष्ठित 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, अभिनेता रजनीकांत को। ऑप्शन आपका ए यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अभिनेता रजनीकांत को जो है 51वां जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वह प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन आपका ए यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं आपका जो पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था किसको दिया गया था? तो देविका रानी को। किसको? तो देविका रानी को पहला आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वितरित किया गया था, दिया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपको बताना है हाल ही में T20 क्रिकेट में 400 छक्के लगाने वाले भारत के पहले और विश्व के 7वें बल्लेबाज कौन बन गए? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका। तो T20 क्रिकेट में 400 छक्के लगाने वाले भारत के पहले और विश्व के 7वें गेंद बल्लेबाज बन गए आपके रोहित शर्मा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, रोहित शर्मा। तो दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग के 5 प्रश्न हमने करंट अफेयर्स के सॉल्व कर लिए हैं। अब आगे जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे ये मिलेंगे आपको किससे रिलेटेड? तो ये मिलेंगे आपको जीके जीएस से रिलेटेड। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहां पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज आपको कहां पर मिलेगा? तो यह आपको मिलेगा लखनऊ में। ऑप्शन आपका सी यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लखनऊ में अवस्थित है आपका गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज। तो यह यूपी जीके का प्रश्न है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है, आपको बताना है क्या? तो एक नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या होती है वह प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग होती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग कहलाती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको उस हार्मोन का नाम बताना है जो बौने पौधों के विकास में सहायक होता है, यानी कि बौने पौधे जो होते हैं उनके विकास में कौन सा हार्मोन सहायता प्रदान करता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इस हार्मोन का नाम है आपका जिबरेलिन। क्या नाम है? तो जिबरेलिन जो हार्मोन होता है वह बौने पौधों को विकास करने में सहायता प्रदान करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा, जिबरेलिन। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और चार्ल्स डार्विन ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? तो विकासवाद का सिद्धांत। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, विकासवाद का जो सिद्धांत है यह
चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपको उस हार्मोन का नाम बताना है जो बीजों को सुप्त अवस्था में रखता है। आपको उस हार्मोन को बताना है जो बीजों को सुप्त अवस्था में रखता है। तो बीजों को सुप्त अवस्था में रखने वाला हार्मोन आपका होता है एब्सिसिक एसिड, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एब्सिसिक। आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन का संश्लेषण करता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका का कौन सा भाग करता है, तो राइबोसोम। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो राइबोसोम होता है यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे पॉलिटी का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और एक तरफ कुछ देश दिए गए हैं और उन देशों से रिलेटेड जो प्रावधान जो हमारे संविधान में सम्मिलित किए गए हैं उनको दिया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन गलत सुमेलित है, आपको बताना है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यूएसए के सामने आपका दिया गया है संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान, तो यह बिल्कुल सही है। संविधान की जो सुप्रीमेसी है, संविधान की जो सर्वोच्चता है, उसको हमने यूएसए से ग्रहण किया है, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। और फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, बी भी आपका बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे जो आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ना होकर हमने लिया है इसको कहाँ से, तो इसको हमने लिया है जापान से। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे गलत सुमेलित था। और इसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है उसको हमने लिया है कनाडा से। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सुमेलित नहीं था। आइए कुछ डिटेल में इस प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। यूएसए से हमने लिया है संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान। इसके बाद और कौन कौन से प्रावधान हैं जिनको हमने यूएसए से लिया है, तो इसके बाद जो मूल अधिकार है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको हमने यूएसए से लिया हुआ है। इसके अलावा जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, जो आपका न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत है, उसको भी हमने यूएसए से लिया है। इसके अलावा राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग चलाया जाता है उसका सिद्धांत भी हमने अमेरिका से ही ग्रहण किया हुआ है। इसके अलावा हमारी उद्देशिका का, हमारे प्रियम्बल का जो विचार है, उसको भी हमने अमेरिका से ही लिया हुआ है। तो जो भी प्रावधान अमेरिका से हमने लिए हैं उनको मैंने आपको बता दिया, उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वहीं अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, और इसके अलावा फ्रांस से हमने लिया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श, यानी कि लिबर्टी, आपका इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का जो आदर्श है उसको हमने लिया है कहाँ से, तो फ्रांस से। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रावधान हमने फ्रांस से लिए हैं। और इसके अलावा जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, तो कनाडा से एक हो गया राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान, और इसके अलावा जो भी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास होती हैं, यह जो कॉन्सेप्ट है, यह जो प्रावधान है, उसको हमने लिया है कनाडा से। इसके अलावा शक्तियों का जो विभाजन होता है केंद्रों और राज्यों के बीच, उसको भी हमने कनाडा से ही लिया हुआ है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रावधान इन चारों देशों से लिए गए मैंने आपको बता दिया है, इनको आप एक बार याद कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रावधान किया गया है, आपको फटाक से इसका जवाब देना है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़ा हुआ कौन सा इसमें से आर्टिकल है, सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि ऑप्शन में आपके जो चारों आर्टिकल्स दिए गए हैं, ये सभी चारों आर्टिकल आपके डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से रिलेटेड हैं, संबंधित है। तो आइए इनके बारे में वन बाय वन करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का जो प्रावधान है हमने किस अनुच्छेद से लिया हुआ, मतलब किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद है आपका 51। अनुच्छेद 51 किसकी बात करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है आपका अनुच्छेद 51, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। वहीं आपका जो अनुच्छेद 49 है किसकी बात करता है, अनुच्छेद 49 आपकी बात करता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। जो आपका आर्टिकल 49 है, जो आपका आर्टिकल 49 है, यह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात करता है। वहीं आपका जो आर्टिकल 46 है, यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य जितने भी दुर्बल कैटेगरी के लोग हैं, दुर्बल वर्ग के लोग हैं, उनके लिए शिक्षा और अन्य जो सामाजिक उत्थान के कार्य होते हैं उनके बात करता है। और इसके अलावा आपका जो आर्टिकल 45 है, जो आपका अनुच्छेद 45 है, यह
6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा और उनकी देखभाल की बात करता है आपका आर्टिकल 45। तो चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न आपका ज्योग्राफी का है। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी से संबंधित, यानी कि इसमें से कौन सा आपका एक्टिव वॉल्केनो यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी नहीं, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से कौन सा आपका सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो इसमें से आपका जो विसुवियस इटली वाला ज्वालामुखी है यह आपका सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, बल्कि आपको मिलेगा सुषुप्त ज्वालामुखी। या जो विसुवियस है यह आपका सुषुप्त ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। और बाकी आपके जो तीनों ज्वालामुखी दिए गए हैं, माउंट एटना, माउंट एरेबुस और मेयान, ये तीनों आपके सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल है। लेकिन आपका जो माउंट विसुवियस है जो कि इटली में है, यह सुषुप्त ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। आकार और विस्तार में बड़ी होने के कारण निम्नलिखित में से किस नदी को हम दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं? तो दक्षिण की गंगा हम किसे कहते हैं? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नासिक में एक जगह है त्र्यंबकेश्वर। तो नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से आपकी गोदावरी नदी निकलती है तथा इस गोदावरी को हम दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन बी आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आर्टिकल जो है वह सही सुमेलित है, आपको उसको पहचानना है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। आर्टिकल 17 का संबंध आपका यहाँ पे दिया गया है उपाधियों के अंत से, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आपका यहाँ पे आर्टिकल 17 उपाधियों के अंत से संबंधित नहीं है, बल्कि किससे संबंधित है? तो यह आपका अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी के अंत से संबंधित होता है आर्टिकल 17। तो पहला आपको सम्मिलित नहीं था। दूसरा आपका जो आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 18 है, यह अस्पृश्यता का अंत यहाँ पे दिया गया। तो दूसरा भी आपका गलत है, क्योंकि आर्टिकल 18 किसकी बात करता है? आर्टिकल 18 बात करता है उपाधियों के अंत की बात करता है आपका आर्टिकल 18, आर्टिकल 18। वहीं आर्टिकल 19 यहाँ पे विधि के समक्ष समता दिया गया है, तो यह भी बिल्कुल गलत आपका है। जो आर्टिकल 19 है आपका किसकी बात करता है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है आर्टिकल 19। वहीं आर्टिकल 20 किसकी बात करता है? तो आर्टिकल 20 आपकी बात करता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो आर्टिकल जो 20 वाला है यह बिल्कुल ही सही सुमेलित है। तो आर्टिकल डी आपका यहाँ पे जो दिया गया था, डी वाला ऑप्शन, यह सुमेलित था। और बाकी आपके जो तीनों थे यह सुमेलित नहीं थे। इनको आप एक बार याद कर लीजिएगा। ये चारों आपके फंडामेंटल राइट्स से जुड़े आर्टिकल है, अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूंजी बाजार से क्या आशय होता है? तो पूंजी बाजार से आशय एक प्रकार का शेयर मार्केट से होता है, प्रतिभूतियों का बाजार कहलाता है आपका पूंजी बाजार। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। और इसमें से फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस नाम पुस्तक के लेखक पूछे जा रहे हैं, कौन है? तो फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो पॉल सैमुअल्सन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। पॉल सैमुअल्सन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। गदर पत्रिका का जो पहला अंक था यह कौन सी भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। गदर पत्रिका का जो पहला अंक था यह आपकी उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उर्दू भाषा में। अगला प्रश्न आपके सामने है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर की बात हो रही है। तो 57.2 थी महिला साक्षरता दर। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, 57.2 थी आपकी महिला साक्षरता दर। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत की, यानी कि भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है, आपको बताना है। तो गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में इसमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन सी वाला जो ऑप्शन है परहेज, यह आपका सत्य नहीं है। और बाकी जो तीनों दिए गए जैसे सत्यता हो गया, किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, अहिंसा, ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। लेकिन परहेज वाला जो ऑप्शन है आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा तथा यह 1917 में जो सत्याग्रह था शुरू हुआ था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात हो रही है। इस सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत का संबंध आपको मिलेगा लॉर्ड डलहौजी से। इसको हम हिंदी में कहते हैं व्यपगत का सिद्धांत, जिसको दिया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तथा यह जो लॉर्ड डलहौजी था इसका टाइम पीरियड क्या था, तो 1848 से लेके 1856 के मध्य यह हमारा गवर्नर जनरल रहता है, ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल रहता है आपका। और लॉर्ड डलहौजी इसी के द्वारा जो है व्यपगत का सिद्धांत यानी कि जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को प्रतिपादित किया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। राज्यपाल की जो नियुक्ति है यह आपकी आर्टिकल 155 के अंतर्गत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 155 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। लास्ट के 2 प्रश्न आपके आज के हैं। और कौन सा अम्ल आपका अंगूर में पाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो अंगूर में कौन सा अम्ल मिलता है, तो टार्टरिक अम्ल देखने को मिलता है आपका अंगूर में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल। आज का लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। फीफा जो कि फुटबॉल की सबसे उच्च संस्था है, इसका मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। तो फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में आपको मिलेगा फीफा का मुख्यालय। इसकी स्थापना 1904 में की गई थी फीफा की, तथा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा जो सेट नंबर 7 था उसको हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।